उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस वचन के लिए विवेकानंद की बड़ी प्रशंसा की जाती है कि विवेकानंद ने युवाओं को सफलता का एक अद्भुत सूत्र प्रदान किया है। अब ये वाक्य विवेकानंद का कोई निजी उत्पाद तो था नहीं। ये वाक्य उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, इस प्रकार के औपनिषदिक सिद्धांत से लिया गया है। अस्तु, सिद्धांत में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन समस्या तब हो जाती है जब विवेकानंद जैसे लोग स्वयं वेद में अनधिकृत होकर वेद का व्याख्यान करने बैठ जाते हैं और एक दूसरे अनधिकारी मैक्स मूलर के बताए हुए उपनिषद भाष्य, वेद भाष्य आदि को या उपनिषद की व्याख्या को या उसके औपनिषदिक दृष्टिकोण को ब्रह्मर्षियों के तुल्य बताते हुए उसको वेदांतियों का भी सिरमौर कहने लग जाते हैं। तब चिंता होती है कि इन लोगों ने उपनिषदों का जो सैद्धांतिक मर्दन किया है उससे सनातन धर्म का लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। विवेकानंद के विषय में हम पिछले दोनों भागों में आपको संकेत कर चुके हैं कि इस व्यक्ति की मानसिकता कैसी थी। विवेकानंद जिस समय गुवाहाटी आया था, कामाख्या मंदिर में भी आया। लक्ष्मीकांत शर्मा इत्यादि उस समय यहाँ के पंडा परिवार से थे जिसने विवेकानंद का आतिथ्य सत्कार किया था। आप कामाख्या आएंगे, मल्टी लेवल पार्किंग का यहाँ पर है बिल्डिंग, और वहाँ से आगे बढ़ेंगे बगलामुखी मंदिर की ओर। जब आप दाहिने मुड़ेंगे तो कुछ होटल्स हैं और उसके ठीक आपकी सड़क की दाहिनी ओर केदार भगवान का मंदिर है। उसके बाहर विवेकानंद की प्रतिमा लगी हुई है स्मारक के रूप में, और वहां पर उसकी बड़ी सुंदर प्रशंसा में बड़ी सुंदर शिलालेख लगे हुए हैं, क्या क्या बातें की हुई हैं। तो विवेकानंद कामाख्या आया था, दर्शन इत्यादि सब किया, 2-4 दिन रहा भी, और उस समय विवेकानंद को हो गया बुखार। जब बुखार हो गया, बीमार पड़ गया, बाद में गुवाहाटी में जाकर रुका था अन्यत्र, कामाख्या के शिखर पर तो मतलब नील पर्वत पर तो नहीं रुका था। तो वहां पर उसके व्यवस्था के लिए कॉटन कॉलेज गुवाहाटी का एक प्रोफेसर नियुक्त था जिसका नाम था पद्मनाथ। पद्मनाथ सैद्धांतिक सनातनी मूल्यों का प्रसारक अपने आप को मानता था और यज्ञोपवीत आदि से भी युक्त था पारंपरिक रूप से। तो उसने विवेकानंद और अपने संस्मरणों को व्यक्त करते हुए एक पुस्तक लिखी थी, रामकृष्ण विवेकानंद प्रसंग। रामकृष्ण विवेकानंद प्रसंग नाम से उसने एक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में विवेकानंद से जुड़े हुए बहुत से रहस्यों को उसने प्रकाशित किया है जो आम जनमानस नहीं समझ पाता। तो पद्मनाथ ने क्या किया, जब विवेकानंद के सामने आया था तो उसने देखा कि विवेकानंद ने देखा कि वो जनेऊ बदलते हुए कुछ पढ़ रहा है। उस समय यज्ञोपवीत परिवर्तित कर रहा था वो। विवेकानंद अपना लेटा हुआ है, बुखार से ग्रस्त है, और सामने पद्मनाथ अपना नहा धो के जनेऊ बदल रहा था। साथ में रह रहे थे ना उस समय, तो जनेऊ बदल रहा था और पढ़ रहा था यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। तो विवेकानंद ने कहा कि तुम ब्लाइंड ऑर्थोडॉक्स हो, तुम अंधे विश्वासी हो, अंधविश्वासी हो, अंधे रूढ़िवादी हो। तो ये तो एक सामान्य अपना कुलधर्म निभा रहा है व्यक्ति, लेकिन विवेकानंद को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा अरे तुम तो रूढ़िवादी हो, अंधविश्वासी हो, और ये जो तुम्हारे शरीर में पवित्र धागा है ये तुम्हारा भी नहीं, ये तो फारसियों से उधार लिया हुआ है। दिस आफ्टर सीइंग पद्मनाथ, Swami ji pinpointing blind orthodoxy commented that this sacred thread on your body has been mortgaged from the Parsis। पद्मनाथ बोला कि ये कैसे हो सकता है, वेदों में इसका उल्लेख है, हमारा वैदिक विधान से यज्ञोपवीत हुआ है, वेद मंत्र इत्यादि का प्रयोग करते हैं, और हम तो वेद मंत्र का प्रयोग करके ही ये पवित्र यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं। तो जब इस यज्ञोपवीत को पवित्र यज्ञोपवीत को यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम इस मंत्र से पुष्ट किया गया, अभिमंत्रित किया गया, तो फिर ये कैसे फारसियों का हो सकता है विषय, ये तो वैदिक विषय हो गया। तो इसीलिए स्वामी क्या कहता है, ये पद्मनाथ ने कहा, हाउ कैन इट बी बिकॉज वेद मंत्रम वाज रिसाइटेड व्हाइल इंस्टॉलिंग द सेक्रेड थ्रेड एंड इन दैट मंत्र द वर्ड यज्ञोपवीत इज क्लियरली मेंशन्ड। तो स्वामी कहता है विवेकानंद कि प्लीज रीड दैट मंत्र, पढ़ो फिर से। तो पद्मनाथ का यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरस्ताद, ये सब जो श्रुति है उसको पढ़ा। तो कहा देखो, सी दिस मंत्राज इंटरपोलेशन, देखो ये मंत्र ही नकली है, मंत्र ही प्रक्षिप्त है। दिस मंत्राज रिदम एंड इट्स वर्ड्स आर मॉडर्न इन नेचर, इस मंत्र की प्रवृत्ति और इसके शब्द मॉडर्न है नेचर में। लेकिन विवेकानंद को उपनिषदों का ज्ञान ही नहीं था, विवेकानंद को उपनिषदों के व्यापक शब्द विन्यास का ज्ञान नहीं था। उपनिषदों में बृहदारण्यकोपनिषद की जो शैली है वही शैली क्या किनोपनिषद की है? नहीं है।
क्या छांदोग्योपनिषद की जो शैली है वही शैली ईशावास्योपनिषद की है? नहीं है। लेकिन क्या इनमें से कोई भी उपनिषद अप्रामाणिक है? नहीं है। वैसे ही श्री राम रहस्योपनिषद की शैली, मुक्तिकोपनिषद की शैली या संन्यासोपनिषद की शैली क्या एक समान है? नहीं है। क्या नृसिंहतापनीयोपनिषद या महानारायणोपनिषद या आप इधर देखें तो पाशुपत ब्रह्मोपनिषद, क्या इनकी शैली समान है? नहीं है। लेकिन क्या ये अप्रामाणिक है? नहीं, ये बिल्कुल विशुद्ध प्रामाणिक है। अथर्वशीर्षों में आप देख लीजिए, जो गणपति अथर्वशीर्ष की शैली है और जो शिव अथर्वशीर्ष की शैली है, क्या दोनों समान है? नहीं है। शिव अथर्वशीर्ष की शैली रामतापनीयोपनिषद के साथ जुड़ जा रही है बहुत अंशों में। यो वै रुद्रस्य भगवान या यो वै स रामचंद्र स वै विष्णु तस्मै नमो नमः, इस प्रकार से जो शैलियां हैं वो इसमें रुद्र अथर्वशीर्ष की शैली रामतापनीयोपनिषद से मिलती है, लेकिन गणेश अथर्वशीर्ष से नहीं मिल रही है। तो क्या ये अप्रामाणिक हो गए? बिल्कुल नहीं। विवेकानंद को वैदिक साहित्य के शब्द विन्यास का भी बोध नहीं था, तो उसने कह दिया कि ये तो मंत्र ही प्रक्षिप्त है, इंटरपोलेशन है, ये तो मिलावट कर दी किसी ने। तो पद्मनाथ समझ गया कि इस व्यक्ति से बहस करना मूर्खता है। तो क्या कहता, there is no difference between you and Dayanand Saraswati and in this condition there cannot be any debate। तुम्हारी और दयानंद सरस्वती की मानसिकता में, तुम्हारे लक्षण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तुमसे बहस करना बेकार है, यहाँ कोई वार्ता ही नहीं हो सकती। अब यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम का तो लौगाक्षी गृह सूत्र में वर्णन मिलता है उसके विधान का, पारस्कर गृह सूत्र में भी इन सभी मंत्रों का संकेत प्राप्त होता है, बौधायन गृह सूत्र में भी, जहां जहां यज्ञोपवीत का विषय मिलेगा वहां इस मंत्र का संकेत प्राप्त होगा। तो श्रुत्युक्त मंत्र है, तभी तो श्रुति कल्प ग्रंथ उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो गोभिर गृह सूत्र में धागे का जनेऊ पहनना निषिद्ध है या मना है या वर्णन नहीं है, ऐसा जो मूर्खतापूर्ण प्रलाप करता था विवेकानंद, जिसकी पोल हम गोभिर गृह सूत्र से ही खोल चुके हैं, ऐसे ही जहां जहां गृह सूत्रों में, चाहे लौगाक्षी का मत देखिए, पारस्कर का, बोधायन का, इन महर्षियों का जो वेदोक्त मत गृह सूत्रों में संस्कारगत विधान के उपदेश में वर्णित है, वहां पर यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम इत्यादि मंत्रों से ही संकेत किया गया है। और ब्रह्मोपनिषद में, नारद परिव्राजकोपनिषद इत्यादि में भी संन्यास की विधा के समय यज्ञोपवीत का जो विसर्जन करके ज्ञान यज्ञोपवीति होने की बात है, वहां भी इन सभी मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो कैसा वेदांती था, कैसा औपनिषदिक सिद्धांत का यह प्रचार करता था कि एक ओर ये पवित्र यज्ञोपवीत की वैदिक परंपरा का उपहास कर रहा है और दूसरी ओर शास्त्रों में, गोभिर गृह सूत्र आदि में सूत्र का यज्ञोपवीत बनाना वर्णित नहीं है, ऐसी मूर्खता कर रहा है। अब विवेकानंद के साथ हमने कुछ लोगों का आपको नाम बताया था जो फ्रीमेसन्स के द्वारा अलग अलग मान्यताओं के उपदेशक के रूप में प्रवर्तित किए गए थे, जिसमें हमने आपको बताया था एक नाम, इस्लाम से मोहम्मद अब्दुह को खड़ा किया गया था, यहूदियत से इजराइल ब्रॉडी को खड़ा किया गया था, ईसाइयत से जॉफ्री फिशर को और हिंदुत्व से स्वामी विवेकानंद को। इसमें इस्लाम का जो इनिशिएशन था वो लॉज 1355 काउकाब अल शर्क कायरो में हुआ था। जो यहूदियत का था, यहूदी लोगों का जो इनिशिएशन किया गया था वो ड्यूक ऑफ ससेक्स लॉज नंबर 48 मेलबॉर्न से किया गया था। जो ईसाइयत की इनिशिएशन थी वो ओल्ड रेप्टोनियन लॉज नंबर 3725 लंदन और एंकर एंड होप लॉज ब्रो नरेंद्रनाथ दत्त उर्फ 234 था, एंकर एंड होप 234 था 234, वहां से उसको इनिशिएट किया गया था ब्रो नरेंद्रनाथ दत्त को, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रचलित होने लगा। इन सभी चारों लोगों के चित्र और चारों लोगों के सामान्य विवरण, उनका पंथ, उनका नाम और उनका इनिशिएशन करने वाला लॉज और उनका फोटो, ये सब हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे। इसमें विवेकानंद की मृत्यु 1902 ईस्वी में हो गई थी और जो मोहम्मद अब्दू था, ब्रदर ये सब लगाते हैं ना अपने नाम के आगे, ये इजिप्शियन था, कायरो में इसको इनिशिएट किया गया था, मिस्री था और ये मराकब था 1905 ईस्वी में, और इसको 1899 ईस्वी में इजिप्ट का ग्रैंड मुफ्ती भी कहा गया था, उस उपाधि के रूप में इसको इनिशिएट किया गया था। तो डेमस्कस में विवेकानंद का एक मैसोनिक लेक्चर डिलीवर किया गया था दमस्कस में। ये कहाँ छपा था? शिकागो ट्रिब्यून में 15 नवंबर 1893 ईस्वी को ये छपा था। इसका भी चित्र हम आपको सार्वजनिक स्क्रीन पर दिखा देंगे किसी समय। इसमें क्या छपा है? हिंदू मॉन्क लेक्चर्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन सोल टू एस्टैब्लिश स्कूल्स इन दमस्कस। स्वामी विवेकानंद, द हिंदू मॉन्क, gave his 4th lecture at the Masonic Temple yesterday for the purpose of raising funds with which to establish schools among the poor of Damascus.
His subject was the characteristics of the human soul as viewed through Indian philosophy. There never was a time, he said, when the creation did not exist. The soul of a human being always existed. If a new soul were created, the equilibrium of nature would be thrown out of balance and annihilation would result. Human souls are simply inhabiting certain bodies for the time being. God could not be partial by creation of some souls to be eternally happy or others to be eternally miserable. The present is only the line of demarcation between the past and the future. इस प्रकार की कुछ बातों को यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है शिकागो ट्रिब्यून 15 नवंबर 1894 ईस्वी में, जो विवेकानंद का दमस्कस में भाषण हुआ था। अब ये दमस्कस गया, दमस्कस में भाषण दिया, इन सभी बातों को आज के इतिहास में उतने व्यापकता से पढ़ाया नहीं जाता है कि कब गया, कैसे हुआ, इसके विषय में बस शिकागो वाली बात को, जो धर्म संसद वाली बात, विश्व धर्म संसद जिसको ये लोग कहते हैं, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स या वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट, तो ये इन सभी बातों को ही केवल ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन इसके अलावा ये जहां जहां गया उसको मुख्य धारा में नहीं बताया जाता, नहीं पढ़ाया जाता, उन पर चर्चा भी लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि इन सब चर्चाओं के बाद रहस्य खुलने प्रारंभ होंगे कि वहां क्यों गया, वहां किन लोगों से मिला, किन लोगों ने इसको एकोमोडेट किया, किन लोगों ने इसको खिलाया पिलाया ठहराया पैसा दिया। इन सब बातों पर जब चर्चाएं होंगी तो रहस्य खुलेंगे। इसीलिए केवल कह दो विवेकानंद एक बहुत महान व्यक्ति था, उसने जो कहा वह करो, और उसने कहा कि उठो जागो और मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, और उसने हिंदू धर्म का प्रचार किया और तुम उसी में लहालोट हो गए कि अरे बहुत अच्छा आदमी था। अरे भाई, इस अच्छे आदमी के पीछे क्या क्या अच्छाइयां थी, जरा उसकी भी तो हम चर्चा कर लें। तो विवेकानंद के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। विवेकानंद शाकाहारी नहीं था, सब जानते हैं। मछली और मांस खाता था, मटन खाता था, सब जानते हैं। और यह बात बहुत अधिक आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि बंगाल में लगभग हर वर्ग का व्यक्ति मांसाहारी है। बहुत कम मात्रा के बंगाली ही कुछ चैतन्य महाप्रभु के या गौड़ी संप्रदाय के ही अनुयायी, जिसमें इस्कॉन को हम नहीं जोड़ेंगे। इस्कॉन इज नॉट गौड़ी संप्रदाय, इस्कॉन इज नॉट द फॉलोअर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। इस्कॉन इज एन एनजीओ which hijacked the ideology of Chaitanya Mahaprabhu and is an offspring institution of Gaudiya Sampradaya, and which was registered as Gaudiya Math and later Prabhupada rebranded it as ISKCON। इतना ही है। और स्वयं को हिंदू भी मानने से इस व्यक्ति ने मना कर दिया। ये ISKCON के विषय में बहुत पहले बता चुके हैं। खैर, तो जो विवेकानंद का मांसाहार करना है, चूंकि बंगाली पृष्ठभूमि से आते थे और बंगाल में मांसाहार की प्रवृत्ति एक सामान्य प्रवृत्ति के रूप में देखी जाती है, जो कि हम गलत ही मानते हैं, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है। तो इसने व्यापक मात्रा में मांसाहार का प्रयोग किया था और इसका पारिवारिक पृष्ठभूमि इसकी जो थी वह भी मांसाहारी ही रही है। कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में विवेकानंद का एक रिमार्क नोट किया गया है। अबाउट वेजिटेरियन डाइट आई हैव टू से दिस, फर्स्ट माई मास्टर वाज ए वेजिटेरियन, बट इफ ही वाज गिवन मीट ऑफर टू द गॉडेज ही यूज्ड टू होल्ड इट अप टू हिज हेड। The taking of life is undoubtedly sinful, but so long as vegetable food is not made suitable to the human system through process in chemistry, there is no other alternative but meat eating. In the same statement, Vivekananda further adds, but the forcing of vegetarianism upon those who have to earn their bread by laboring day and night is one of the causes of the loss of our national freedom. Japan is an example of what good and nourishing food can do. विवेकानंद के अनुसार भारत के लोगों की गुलामी इसीलिए है क्योंकि भारत के लोग शाकाहारी हैं। आप इस शब्द पर गौर करेंगे, भारत अंग्रेजों का गुलाम क्यों है विवेकानंद के अनुसार? क्योंकि भारत के लोग शाकाहारी हैं। कोई लॉजिक है इन दोनों बातों? नहीं है। लेकिन विवेकानंद ने कहा, क्योंकि विवेकानंद को लॉजिक से मतलब नहीं था, विवेकानंद को बोलने से मतलब था। लॉजिक तो तुम्हारे अनुयायियों का विषय है ना, वो निकालते रहेंगे। अस्तु, तो विवेकानंद ने क्या कहा कि जहां तक शाकाहारी भोजन की बात है तो मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है कि हमारे जो मास्टर, मैं हर मास्टर का अर्थ है रामकृष्ण परमहंस, हमारे जो गुरुदेव हैं वो शाकाहारी हैं, मतलब थे, वाजो, मतलब ये विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के पर्यवसान के बाद कहा है। तो हमारे जो मास्टर रहे वो तो रहे शाकाहारी, लेकिन भगवती कालिका को जहां बलिदान दिया जाता था तो बलिदान का जब मांस उनको प्रस्तुत किया जाता था तो उसको उठाकर माथे से लगाते थे, ग्रहण नहीं करते थे लेकिन प्रणाम करते थे। तो ऐसी स्थिति में कामाख्या इत्यादि में भी हम लोग क्या अनुशासन करते हैं? रसग्रहण, दर्शन और घ्राण, तीन विधान से ऐसे प्रसाद को ग्रहण किया जाता है जो आपकी प्रवृत्ति के विरुद्ध हो। मतलब यदि ऐसी स्थिति में कोई ऐसा प्रसाद प्राप्त हो रहा हो जो हमारे लिए
जो आचार विहित है उसमें अग्राह्य कोटि का हो, तो प्रसाद होने मात्र से हम देख कर उसको ग्रहण करेंगे। दृष्टि मात्र से हमने ग्रहण कर लिया, प्रणाम कर लिया, या उसके आने वाले गंध को ग्रहण कर लिया, तो क्या होता है कि अगर पूर्णतया प्रवृत्ति विरुद्ध है तब केवल देखकर प्रणाम कर लेंगे, माथा झुका लेंगे। अगर वह अल्पग्राह्य कोटि का है प्रवृत्ति के अनुसार तो सूंघ कर ग्रहण कर लेंगे, उसके घ्राण माध्यम से उसको ले लेंगे। और अगर ग्राह्य कोटि की प्रवृत्ति में है तब उसको भक्षण कर लेंगे। ये 3 प्रकार से प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। तो इसमें केवल ऐसा नहीं है कि मांस की बात है। मांस बलि, पशु बलि, मांस का वाम मार्ग में प्रयोग, मांस का स्मृति प्रयोग, श्रौत प्रयोग, अमेध्य प्रयोग, निषिद्ध प्रयोग, विहित प्रयोग, ये बहुत व्यापक विषय है और इस विषय पर पहले हम वीडियो बना चुके हैं कई बार, आगे भी समयानुसार बनाते रहेंगे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से मांसाहारी नहीं हूं। लोग मुझे कह रहे हैं कि तू तो मांस खाने वाला, श्मशान में मुर्दों से रमण करने वाला तांत्रिक है, कुछ भी लोग कहते रहते हैं। एक व्यक्ति कह रहा था कि तुम मेकअप करके कैमरे के सामने आते हैं। अरे कैमरा के सामने रहे या कैमरा के बाद रहे, मेकअप तो हम कभी करते ही नहीं, तिलक इत्यादि करते हैं केवल। विवेकानंद तो वो भी नहीं करते, दिखा गया था तिलक इत्यादि। अस्तु बात ऐसी है कि लोग मुझे क्रोधी मानते हैं। क्रोधी नहीं है, ऑफ कैमरा हम बहुत बढ़िया व्यवहार करते हैं लोगों से, बस कैमरा ऑन होने के बाद हमारी खोपड़ी घूम जाती है लोगों के अत्याचार और अधर्म को देखकर। अन्य लोगों के साथ क्या है, इधर उधर खूब उत्पात करेंगे, खूब षड्यंत्र और खूब पॉलिटिक्स और खूब चमचे में लगे रहेंगे, लेकिन कैमरा ऑन होने के साथ ही बन जाते हैं सज्जन, संत, सरल। हमारा उल्टा है, हम ऑफ कैमरा ही सरलता में रहते हैं, कैमरा ऑन होने के बाद भड़क जाते हैं, अधर्म को देखकर, अन्याय को देखकर, अशास्त्रीयता को देखकर, यही सब नाटकबाजी को देखकर। अस्तु, विषय क्या था? विवेकानंद। तो विवेकानंद ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी प्राणी का ऐसे प्राण हनन करना पाप है, कोई संदेह नहीं। ये क्या है? द टेकिंग ऑफ लाइफ इज अनडाउटेबली सिंफुल। लेकिन क्या है, हम फिर भी मांस खाएंगे। क्यों खाएंगे? जब तक भोजन, शाकाहारी भोजन, but so long as vegetable food is not made suitable to the human system through process in chemistry, there is no other alternative but meat eating. जब तक हम रसायन का प्रयोग करके शाकाहारी भोजन को सभी लोगों के लिए सुलभ न बना दें, तब तक हम मांस भक्षण का निषेध नहीं कर सकते। मांस भक्षण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विवेकानंद आगे क्या कहता है? किसी व्यक्ति को शाकाहारी बनाने के लिए मजबूर करना उस पर अत्याचार है, खास करके तब जब दिन और रात मेहनत करके उसने अपने लिए रोटी कमाई हो और उसको मीट खाने का मन हो। दिन रात मेहनत करके उसने पैसा कमाया और उस शरीर को पुष्ट करने के लिए उसको मांस खाना पड़ेगा और मांस खाने से ही शरीर पुष्ट होगा। ये नरिशिंग फूड है, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल जापान है। जापान और चीन के लोग 4 पैर वालों में केवल कुर्सी नहीं खाते, बाकी सब खा जाते हैं। उड़ने वाली चीजों में केवल पतंग नहीं खाते, बाकी सब खा जाते हैं। ये एक पुरानी कहावत है, बाकी सब खा जाते हैं। तो जापान एक अच्छा उदाहरण है कि कैसा भोजन करना चाहिए। पौष्टिक भोजन करने से, अच्छा भोजन करने से शरीर कितना सुदृढ़ रहता है। ये जापानियों से सीखना चाहिए भारतीयों को। और भारत के लोग शाकाहार पर जोर दे रहे हैं, इसी कारण से उनका शरीर कुपोषित होता जा रहा है और वे अंग्रेजों के गुलाम बनते जा रहे हैं। बंगाल के फेमाइन में अंग्रेजों ने कितना अन्न का अवैध कारोबार किया। लोगों के घर से अनाज छीन छीन कर ले जा रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे और उनको भूखे मरने के कारण महामारी से भी अधिक नरसंहार का सामना करना पड़ा। इन सब विषयों पर रामकृष्ण मिशन नहीं बोलता। मांसाहार करना चाहिए क्योंकि इससे शरीर पुष्ट होता है। भले ऐसा करना पाप है हम मानते हैं, लेकिन शरीर पुष्ट होना चाहिए। इस भोग विलास की प्रवृत्ति में विवेकानंद की बहुत रुचि थी। मानता था पाप है, फिर भी करेंगे। क्यों? शरीर को पुष्ट करना है हमको। तो क्या इसका शरीर पुष्ट हुआ? नहीं। 70 तरह की बीमारी लेके 49 साल में मर गया। इतना पुष्ट हो गया इसका शरीर। खैर, अच्छा, अगर ये मानता है कि जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके चंद पैसे कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको तो हक है ना कि वो मांसाहार कर सके ताकि उसका शरीर पुष्ट हो। तो भैया मेरे यह बताओ कि उसको दिन रात मेहनत करके पैसा कमाने की क्या आवश्यकता है? मांसाहार ही करना है ना, उठाए भाला और चल जाए जंगल, एक आध हिरण मार के खा ले। उसके दिन भर क्यों मेहनत करना है? अंततः लक्ष्य तो उसका मांसाहारी करना है। बकरी उठा के बकरी पालन करता रहे, बकरा पालन करता रहे, और एक बकरा तो एक दिन में खत्म करेगा नहीं ना। अगर मांसाहार को ही तुम बढ़ावा दे रहे हो नरिशिंग फूड कहकर, तो उसके लिए पूरा मेहनत करने की आवश्यकता है, मजदूरी करने की आवश्यकता है।
10-20 बकरे चुरा लो कहीं से और बकरा पालन करते रहता और 1-2 बकरा बेचकर कुछ तेल मसाला ले लेता और बकरा भून के खाते रहता, तो बन गया वो बहुत बड़ा पुष्ट व्यक्ति और भारत भी आजाद हो जाता विवेकानंद के अनुसार। हो जाता कि नहीं हो जाता? तो एक और भारत को आजाद करवाने के लिए क्या कहता है विवेकानंद कि हे हिंदुओं, अपने समस्त देवी देवताओं को भूल जाओ और हे हिंदुओं, दबा के मटन खाओ ताकि तुम्हारा शरीर पुष्ट हो जाए और तुम अंग्रेजों को भगा दो। ये क्या है? ये विद्वता है इसकी, ये विवेकानंद का अविवेक है। अब द मॉन्क एज मैन, ये पुस्तक शंकर ने लिखी थी 2003 में। उसने लिखा था कि विवेकानंद एक क्लब चलाता था, उसका नाम था ग्रीडी क्लब, मतलब लोभियों का समूह। और ग्रीडी क्लब में क्या किया जाता था? बढ़िया बढ़िया माल मटेरियल सिद्ध करके खाया जाता था। विवेकानंद को चिलम फूंकने में समस्या नहीं थी, विवेकानंद को मछली खाने में समस्या नहीं थी, विवेकानंद को मटन खाने में समस्या नहीं थी और खिलाने में भी समस्या नहीं थी। बीफ तक मांगने, जब इसको पूछा गया क्या खाइएगा, तो बीफ तक इसने मांगा है। कहाँ मांगा है, किसके सामने मांगा है, कहाँ वर्णन है, ये सब आगे बताएंगे, ध्यान से सुनते जाना, सबका वर्णन करेंगे। तो विवेकानंद ने क्या किया था? फ्रेंच कुकिंग बुक्स रखी थी अपने पास, इस पुस्तक में सब प्रमाण दिया हुआ है। फ्रेंच कुकिंग बुक्स रखी हुई थी और फ्रांसीसी विधि से मांस पकाने में उसको अच्छा लगता था। ग्रीडी क्लब नाम का एक क्लब चलाता था जहां ऐसे चटोरे लोग भरे हुए थे और खूब मांस मछली खाते थे। अच्छा, ये कहता विवेकानंद कि अनाज सबके लिए सुलभ नहीं है, इसीलिए हम मांसाहार करने को विवश हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं है। तो विवेकानंद जो मांसाहार करता था उसमें सब्जी और मसाला और तेल हल्दी डालता था कि नहीं डालता था, कि कच्चे भून के खा जाता था? बल्कि साग सब्जी तो कच्चे भी खाने के लिए उपलब्ध हैं बहुत से, या सामान्य उबाल कर खा सकता है व्यक्ति। मांस के साथ तो ऐसा नहीं है, सामान्य उबाल दोगे दुर्गंध आती रहेगी। उसके दुर्गंध को मारने के लिए, उसके स्वाद में स्वाद बनाने के लिए मसाला इत्यादि लोग डालते हैं। मसाला के दम पर मांस खाते हैं, कच्चा तो खाता नहीं कोई व्यक्ति। जबकि साग सब्जी या फल इत्यादि तो कच्चा भी खाकर व्यक्ति रह सकता है। तो मोस्ट नेचुरल डाइट तो शाकाहार हो गया ना मनुष्य के लिए प्राकृतिक रूप से। लेकिन विवेकानंद का हट था कि नहीं नहीं, शाकाहार करने से तो शरीर दुर्बल हो जाता है, इसलिए जम के मांसाहार करो। और ये बात हम नहीं कर, ये बात ब्रो नरेंद्रनाथ दत्त, व्हिच वाज इनिशिएटेड बाय फ्रीमेसनरी एंड हु इज नोन एज स्वामी विवेकानंद बिटवीन यू मोरॉन्स, उसका ये दावा था। अब विवेकानंद के शाकाहार पर आते हैं विवेकानंद के चरित्र पर। देखो, दो बातों को पकड़ो, कौन सा व्यक्ति क्या खा रहा है और लंगोट का कितना पक्का है। विवेकानंद लंगोट का पक्का और कच्चा छोड़ो, लंगोटे पहनने में समस्या थी इसको, कॉपिन पहना दिया लोगों ने, तो कहता है कि हमको डायबिटीज करवा दिया इन लोगों ने। अब इसका डायबिटीज कहां से घुस रहा था मुझे समझ में नहीं आई बात। खैर, इसकी बहन ने जब आत्महत्या की थी, जोगेंद्र वाला ने, तो जोगेंद्र वाला ने जब आत्महत्या की थी तो विवेकानंद ने जोगेन महाराज को कहा था कि तुमको पता है कि हम लोग जो दत्त परिवार से आते हैं वो इतना अधिक टैलेंटेड क्यों हैं, इतने अधिक प्रतिभाशाली क्यों हैं? क्योंकि हमारे परिवार में आत्महत्या का एक इतिहास रहा है। हमारे परिवार में इतनी अधिक आत्महत्याएं हुई हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड हो गए। बताओ, जो व्यक्ति पारिवारिक रूप से आत्महत्या के इतिहास से ग्रस्त है, उसका परिवार अवसाद से घिरा रहेगा, मानसिक रूप से कमजोर बना रहेगा, कि वो इंटेलेक्चुअल हो जाएगा? मतलब इसका मानना है कि जिसके परिवार में आत्महत्याओं का इतिहास अधिक रहता है उसका परिवार अधिक बुद्धिजीवी होता है, अधिक प्रखर दिमाग का होता है। तो क्या कहता है, डू यू नो व्हाई वी दत्ताज आर सो टैलेंटेड इन अवर थिंकिंग? Ours is a family with a history of suicides. There have been many in our family who have taken their own lives. We are eccentric. We do not think before we act. We simply do what we like and do not worry about the consequences. मतलब विवेकानंद परिणाम को सोचे बिना कार्य करने में यकीन रखता था, विश्वास रखता था। और शास्त्रकारों ने, नीतिकारों ने, प्रबुद्धजनों ने इसको अविवेक का लक्षण बताया है। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमापदाम पदम वृणुते विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। ये हमारे नीतिकारों ने कहा, ये हमारे पूर्वजों ने बताया, सिद्धांत दिया। बिना सोचे विचारे किसी कार्य को करने से समर्थ व्यक्ति के जीवन में भी बड़ी बड़ी आपदाएं आ जाती हैं, लेकिन जो सोच विचार कर पूर्वापर चिंतन करके निर्णय लेता है, ऐसे सद्गुणी धैर्यवान पुरुष के जीवन में संपदा, सुख, यश स्वयं आने लग जाते हैं। तो क्या कहा हमारे नीतिकारों ने, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। अविवेक ही परम आपदाओं का निमित्त है, इसीलिए विवेक का प्रयोग करके निर्णय करना चाहिए। और विवेकानंद कितना बड़ा अविवेक सिखा रहा था लोगों को कि वी डू नॉट थिंक बिफोर वी एक्ट, वी सिंपली डू व्हाट वी लाइक एंड डू नॉट वरी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। तो वी सिंपली डू व्हाट वी लाइक के कारण ही ये सिद्धांत विरोधी हो गया। इसको जो अच्छा लगा सब करता गया, हाँ यही कर दो वही कर दो। ये तो आसुरी प्रवृत्ति है ना। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। तो ये जो अनेक चित्त विभ्रांत व्यक्ति है नरेंद्र दत्त, वही बन गया, युवाओं का आदर्श बना दिया गया।
अब विवेकानंद जब मरा था 39 साल की उम्र में, तो उसको कितनी सारी बीमारियां थी उसका एक विवरण सामान्य देते हैं। माइग्रेन था, टॉन्सिलिटिस थी, डिप्थीरिया, अस्थमा, टाइफाइड, मलेरिया और अलग अलग प्रकार के बुखार होते रहते थे, लीवर प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन, गैस्ट्रोइंटेरिटिस, ब्लॉटिंग, डेसेंट्री, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, गैलिस्टोन, लुम्बागो, नेक पेन, ब्रैड्स डिजीज जो नेफ्रिटिस भी कहलाता है, किडनी प्रॉब्लम, ड्रॉपसी, एल्बुमिन्यूरिया, ब्लड शॉट आइज, लॉस ऑफ विजन इन हिज राइट आई, इंसोम्निया और कम अवस्था में बाल पक जाना, न्यूरास्थेनिया, फैटिग, अत्यधिक चक्कर आना, सी सिकनेस, सन स्ट्रोक, डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। अब इसमें बहुत सी बीमारियां जैसे सी सिकनेस इत्यादि जो है, सन स्ट्रोक इत्यादि पारिस्थितिक होते हैं, समुद्र यात्राओं के कारण होता है, बहुत धूप में रहने के कारण होता है, ये सब पारिस्थितिक है। या बहुत कुछ गंदे परिवेश इत्यादि कारण किसी को भी हो सकते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि, अशुद्ध भोजन से और मच्छरों के आतंक से ये सब हो जाते हैं। तो ये सब नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अशुद्ध खान पान के कारण, जो असंयमित जीवन शैली के कारण, चेन स्मोकिंग के कारण, दमे का मरीज है लेकिन गांजा इसको फूकना है, ब्लोटिंग का मरीज है लेकिन मटन दबा के खाना है, स्वयं को महापुरुष भी बताना है। तो ऐसे असंतुलित आहार विहार वाले व्यसनी नशेड़ी व्यक्ति को यदि आप युवाओं का आदर्श बनाएंगे तो उड़ता पंजाब तो बनेगा। तो इस स्थिति में बीमारी देखो किसी को हो सकती है, बहुत प्रकार की बीमारियां सबके शरीर में होती हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम कहा, शरीर तो मंदिर है बीमारियों का, बीमारियों का अड्डा हो गया है शरीर, बीमारियों का केंद्र हो गया है शरीर। लेकिन खास करके तब जब आपको महापुरुष के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, जब आपको योग और वेदांत का निष्णात बताया जा रहा है, और तब जाकर आप अपने प्रारब्ध के कारण नहीं ये सब बीमारियों से ग्रस्त बताए जा रहे हैं कि चलो ये तो बड़े नियम धर्म वाले व्यक्ति हैं, फिर भी देखो ना कौन सा पता नहीं कर्म फल था कि ऐसा कष्ट इनको भोगना पड़ा। आप उल्टे गांजा फूक के और मटन बनाने के लिए फ्रेंच रेसिपी बनाए आ रहे हैं, और आपको बनना है विवेकानंद। और फिर बीमारी पड़ने पर क्या कहते हैं, वन हैज टू डाई, सब मरना सबको है, तो हम भूखे काहे मरे, इट इज बेटर टू वियर आउट देन टू रस्ट आउट। ये इसकी भाषा शैली है, मरना है तो मरेंगे, लेकिन दबा के मटन खाएंगे तब मरेंगे। अब ये तो हो गया इसका आहार। अब आहार शुद्धो चित्त संशुद्धि ही, आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होती है। अब आहार ही इतना गड़बड़ है तो चित्त कितना गड़बड़ होगा ये सोच सकते हो। तो अब हम आते हैं विवेकानंद के चारित्रिक पक्ष पर, और ये बहुत गंभीर दावा होने वाला, और सारा रेफरेंस देके, सारा प्रमाण देके हम बात करेंगे आपसे। तो एक व्यक्ति ने बड़ा गंभीर रिसर्च किया है जिसका नाम है नरसिंह प्रसाद। नरसिंह प्रसाद शिकागो गया था जहां पर विवेकानंद ने भाषण दिया, और वेस्टर्न ओरेगन स्टेट कॉलेज में इसने एडमिशन लेकर शिकागो यूनिवर्सिटी के तहत बहुत कुछ कार्य भी किया है, और उसके जो लेटर्स हैं, जो रिसर्चेज हैं, वो शिकागो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में भी उपलब्ध हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। किसका रिसर्च पेपर, नरसिंह प्रसाद सिल, इसकी जो रिसर्च थ्योरी है विवेकानंद और महिलाओं को लेकर, विवेकानंद का महिलाओं के प्रति क्या व्यवहार या क्या विचार था उसको लेकर। तो वेस्टर्न ओरेगन स्टेट कॉलेज से इसने सब कार्य किया था, और लाइब्रेरी ऑफ शिकागो यूनिवर्सिटी में ही ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। इसका टॉपिक है स्वामी विवेकानंदाज कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन। अब इसने इस रिसर्च को करने के लिए जिन पुस्तकों का आश्रय लिया, उन मूल पुस्तकों से हम आपको रेफरेंस देना प्रारंभ करते हैं, कि ऐसा थोड़ी कि नरसिंह प्रसाद ने लिख दिया तो मान लें। नरसिंह प्रसाद ने जो लिखा, उसको लिखने के लिए नरसिंह प्रसाद ने विवेकानंद के किन ऑथेंटिक बुक्स का या साहित्य का आश्रय लिया, किन पत्रावलियों का आश्रय लिया जो विवेकानंद ने खुद चिट्ठियां लिखी हैं, उनमें से कहां से आश्रय लिया, इन सभी रेफरेंसेज को हम आपके सामने व्यक्त करते जा रहे हैं। तो ये क्या लिखता है, His fascination with the American woman was typical of the Bengali obsession with fair skin, something even his mentor Ramakrishna has exhibited often. He was disarmingly candid in a letter to a friend, having duly cautioned him to treat the letter was strictly confidential, that the American women are very beautiful, and by contrast, even the prettiest women of our country will look like a black owl there. विवेकानंद को गोरी चमड़ी से बड़ा प्रेम था। विवेकानंद के मेंटर रामकृष्ण भी काले लोगों की अपेक्षा गोरे लोगों को अधिक पसंद करते थे, ऐसा यहां दावा किया गया है। समथिंग इवन हिज मेंटर रामकृष्ण हैज एग्जिबिटेड ऑफन। अब ये जो दावा है रामकृष्ण परमहंस का गोरे लोगों के साथ ज्यादा आकर्षण होना, इसके विषय में भी एक अलग विवादित श्रृंखला चल रही है। और वो विवादित बात क्या कहती है, एक अमेरिकी कॉलेज प्रोफेसर
जो 1962 में जन्म लिया था, जिसका नाम है जेफरी जे क्रिपाल, जेफरी जॉन क्रिपाल। तो जेफरी जॉन क्रिपाल ने एक पुस्तक लिखी थी जो बड़ी विवादित थी। उस पुस्तक का नाम है कालीज चाइल्ड, मतलब काली का बच्चा। और रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़े हुए बहुत से विषयों पर उसने लिखा है। और रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़े उन विषयों को उसने जब लिखा तो ऐसी बातें लिखी जिसको सुनकर, सोचकर, समझकर आप बड़े सदमे में जा सकते हैं। और उसके लिए रामकृष्ण कथामृत का भी उसने आश्रय लिया और रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़े लोगों की पत्रावलियों का भी आश्रय लिया। जैसे रामकृष्ण परमहंस का जो कथामृत जीवन है, उससे उसने एक लिया था सेक्शन, एक विषय उठाया था जिसमें कहा उसने कि एक प्रसन्न नाम का लड़का था जिसको रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तू मेरे सामने कपड़े उतार कर नंगा हो जा। और जब वो बच्चा उसके सामने नंगा हो गया तो कहा वाह क्या बच्चा है। वन डे फॉर एग्जाम्पल ही मतलब रामकृष्ण आस्क्ड द बॉय प्रसन्न टू स्ट्रिप हिमसेल्फ नेकेड फॉर हिम, वेयर अपन रामकृष्ण एक्सक्लेम्ड व्हाट अ बॉय, ये कहा। अब कथामृत से ही एक उसने और दूसरा विषय उठाया था कि मैं छोटे बच्चों के लिंग की पूजा चंदन और फूल से करता हूं। ये रामकृष्ण ने कहा था कि इन दैट स्टेट, एक ऐसी स्थिति में मैं पहुंच जाता हूं, आई कुड नॉट हेल्प बट वर्शिप द लिटिल पेनिसेज ऑफ बॉयज विद सैंडल पेस्ट एंड फ्लावर्स। और क्या करता था, द बॉयज पेनिस रामकृष्ण वंस टच्ड और fondled in a dream like vision, he now rubs with sandal paste in the light of day, and the laughter of the dream has been replaced by the seriousness and compulsion of the ritual act। इसका यह दावा था कि रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन एक सपना देखा था कि एक छोटे बच्चे के लिंग की वह पूजा कर रहा है और फिर चंदन को घिसकर वो व्यक्ति उस बच्चे के लिंग को वेष्टित करता है और पूजन करता है। तो जगने पर भी वो ऐसा ही कर रहा था, एक सीरियसनेस के साथ इस रिचुअल एक्ट को करने के लिए। ये भी वहां पर दावा किया गया है। एक और दावा आप देखेंगे रामकृष्ण परमहंस कथामृत से ही, अ सर्टेन पर्सन स्लैंडर्स मी ग्रेटली, ही ओनली सेज दैट आई लव बॉयज। और इस विषय को उठाकर कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस पुरुषों की ओर आकर्षित होते थे, स्त्रियों की ओर नहीं। इसीलिए शारदा माई से उन्होंने मातृवत संबंध रखा, पत्नीवत संबंध नहीं रखा। यह भी एक थ्योरी बाहर निकल कर आती है, क्योंकि वो व्यक्ति समलैंगिक था और पुरुषों की ओर आकर्षित होता था। ऐसा भी दावा इस पुस्तक में किया गया। और यहां तक कि a naked person used to stay around, I would play with his little penis with my hand, then I would laugh a lot. This naked form used to come out of me, it was in the form of a paramahansa like a boy। ये सब बातें भी इसमें कही गई हैं। तो इन विषयों के कारण बहुत विवाद हुआ। और जब कालीज चाइल्ड लिखी किसने, जेफरी जे क्रिपाल ने, तो इस पुस्तक को पहले तो बहुत अप्रिशिएट किया गया। ये बता दूं कि ये राइस यूनिवर्सिटी इन ह्यूस्टन टेक्सास, इसमें ये प्रोफेसर भी रहा है। तो ये व्यक्ति जो रामकृष्ण मिशन पर इस प्रकार से, रामकृष्ण परमहंस पर इस प्रकार से रिसर्च कर रहा था, उसने जो पुस्तक लिखी कालीज चाइल्ड, ये छपी कब 1995 ईस्वी में। और कालीज चाइल्ड द मैस्टिकल एंड द इरोटिक इन द लैंड लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ रामकृष्ण, ये रामकृष्ण परमहंस पर इसने रिसर्च किया था। और रामकृष्ण परमहंस की ही जो जीवनियां छप रही हैं या उनके निकटवर्ती लोगों ने जो बात बताई है उसी पर आधारित थी। लेकिन क्या हुआ, इस पुस्तक को प्रचारित कब किया गया? अब पुस्तक तो हजारों छप रही हैं, लेकिन ये पुस्तक में क्या खास बात रही कि 1995 में अमेरिकन अकेडमी ऑफ रिलीजियंस हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स प्राइज इसको मिला। अमेरिकन अकेडमी ऑफ रिलीजन्स एक संस्था है, इसने हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स का जो प्राइज दिया जाता है उसमें इस पुस्तक को ये प्राइज दिया गया। और ये प्राइज जब मिला तो ये पुस्तक चर्चा में आई। करे ऐसा भी किसने कुछ लिखा है, जेफरी जॉन क्रिपाल ने लिखा है कि रामकृष्ण परमहंस तो समलैंगिक व्यक्ति था। तो उस व्यक्ति के इस दावे के विरुद्ध भारत में व्यापक आंदोलन रामकृष्ण मिशन ने किया, जिसमें रामकृष्ण मिशन की ओर से स्वामी त्यागानंद और परिव्राजक ब्रजप्राण, इन दोनों लोगों ने बहुत विरोध किया और कहा कि तुमने जो बातें समझी वो बात गलत है, वो बात का ट्रांसलेशन ही वैसा नहीं है, क्योंकि ये सब तो बंगाली साहित्य से थे। तो तुमने जो बंगाली साहित्य का अनुवाद किया वहां मूल बात कुछ और थी, तुमने बात कुछ और समझ लिया। तो इस बात के समर्थन में, स्वामी त्यागानंद के इस बात के समर्थन में भारत के एक प्रसिद्ध लेखक खड़े हुए, राजीव मल्होत्रा। राजीव मल्होत्रा जो हैं वो भारत के राष्ट्रवादी वक्ताओं में से गिने जाते हैं। हालांकि बहुत मामलों में उनसे हमारा मतभेद है, बहुत मामलों में नहीं भी है, लेकिन वो एक अच्छे वक्ता और लेखक के रूप में समाज में जाने जाते हैं। तो उन्होंने भी त्यागानंद के ही वचनों के आधार पर जेफरी जे क्रिपाल का विरोध किया कि नहीं, तुमने जो इंटरप्रिटेशन दिया है वो एक तरफा इंटरप्रिटेशन है और तुम्हारी बात गलत है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में ये सब जो बातें लिखी गई उसका संदर्भ और उसका जो पर्याय है वो जिस भाषा और जिस
घटनाक्रम में है उसको तुम समझने में असमर्थ रहे हो, ऐसा इसका कहना है। लेकिन बंगाली भाषा के जो विशेषज्ञ ब्रायन हैचर जैसे लोग बंगाली स्कॉलर माने गए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, जो कृपाल ने ट्रांसलेशन किया है वो सही किया है और ये एक वास्तविक तथ्य है जिसको रामकृष्ण मिशन बदनामी के डर से छिपाना चाहता है। तो इस प्रकार से बहुत विरोधाभास होता रहा और कॉलेज चाइल्ड जो है वो एक प्रकार से भारत में अघोषित रूप से ही लेकिन सही प्रतिबंधित पुस्तकों में से आ गई। लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। और मजे की बात क्या है कि इस पुस्तक को छापा किसने? इस पुस्तक को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस ने ही छापा था, वही शिकागो जहां विवेकानंद जाकर भाषण दे आया था। तो इसको बहुत क्रिटिसिज्म मिली और कहा गया कि इस बुक में 3 बातें ध्यातव्य है कि इसने बंगाली का गलत अनुवाद किया और तंत्र शास्त्र के विषयों का मिसअंडरस्टैंडिंग किया, मतलब मिस इंटरप्रिटेशन किया और साइको एनालिसिस के वर्तमान विचारधाराओं को गलत तरीके से प्रेजेंट किया। तो इस पुस्तक को बैन करने के लिए भारत की संसद में 1996 में एक बिल लाया गया, एक निवेदन किया गया। 1995 में पुस्तक जो है वो फर्स्ट प्राइज जीतती है, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स का प्राइज लेती है। कहां से? अमेरिकन एकेडमी ऑफ रिलीजन, इस संस्था से लेती है। शिकागो प्रेस ने छापा था इसको, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस ने। तो भारत की संसद में 1996 ईस्वी में एक मांग उठी कि इस पुस्तक को बैन किया जाए भारत में। अब जब 1996 ईस्वी में बैन की मांग उठी तो कृपाल ने कहा कि अगर आप लोगों का दावा सही है कि हमने गलत लिखा है तो हम इसको रिकंसीडर करेंगे, हम इसको फिर से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हो सकता है हमसे गलती हुई हो। तो उसने फिर से रिकंसीडर किया और एक रिवाइज्ड एडिशन इस बुक का निकाला। कब? 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में इसने जब रिवाइज्ड एडिशन निकाला और कहा कि भाई अब आप लोग पढ़कर बताइए अब जो हमने लिखा क्या वो गलत लिखा। इन लोगों ने फिर पढ़ा, बोले हाँ अभी भी गलत लिखा। तो 2001 ईस्वी में फिर सेकंड एडिशन को बैन करने के लिए भी एक पिटीशन दायर किया गया, किंतु यह पुस्तक आधिकारिक रूप से बैन नहीं हो पाई। लेकिन दंगा, विरोध और जान की धमकियां आ रही थी ना जॉफरी कृपाल को कि तुमको मरवा दिया जाएगा, मर्डर की धमकी आ रही थी, इसीलिए इस पुस्तक का व्यापक प्रचार नहीं हुआ। और सरकारी रूप से तो बैन नहीं हुई पुस्तक, लेकिन व्यवहारिक रूप से मार्केट से इस पुस्तक की प्रतियां हटा ली गई। अच्छा ठीक है, हम इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। और बाद में जॉफरी कृपाल की जो पीएचडी डिसर्टेशन की गई थी रामकृष्ण परमहंस के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, जिसमें वेंडी डॉनिजर इत्यादि लोग गाइड एडवाइजर इत्यादि रहे, उन लोगों ने कहा कि देखो तुम तांत्रिक और साइको एनालिटिक जो ट्रेडिशंस हैं उसके आधार पर तुम इसको अच्छे तरीके से परिभाषित करो और इसमें कुछ ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करो जो तंत्र शास्त्र की ऑथेंटिसिटी से जुड़े हुए हैं ताकि विषय को प्रामाणिक रूप से तुम प्रस्तुत कर सको। तो ये सब बातें समाज में चलती रही। इसी कारण से जो विवेकानंद के समर्थक हैं, रामकृष्ण मिशन के समर्थक हैं, उनका यह दावा है कि जॉफरी कृपाल ने गलत लिखा है, रामकृष्ण परमहंस ऐसे नहीं थे। और जॉफरी कृपाल का दावा है कि इस पुस्तक को लिखने के लिए हमने 12 साल रिसर्च किया और रामकृष्ण परमहंस के साथ चूंकि बचपन में भी बहुत अत्याचार हुआ है, शोषणात्मक प्रवृत्ति लोगों की रही, बहुत चाइल्ड ट्रॉमा से वो गुजरे, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा, सब लिमिटेड होमो इरोटिक और पेडोफिलिक पैशंस उसमें डेवलप हो गए थे। छोटे बच्चों के प्रति यौन आकर्षण और मानसिक संवेदना, समलैंगी के प्रति, समलिंग के प्रति समलैंगिकता का उदय होना, ये सब जो है रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व में आने लगे। और इसको हम 12 साल पहले जो मैल्कॉम मैकलीन ने रामकृष्ण कथामृत का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, उससे भी हम इसको पुष्ट कर सकते हैं कि रामकृष्ण कथामृत जो 5 वॉल्यूम में लिखी थी ना महेंद्र नाथ गुप्ता ने, तो उसको बाद में मैल्कॉम मैकलिन ने अनुवाद किया था अंग्रेजी में। तो 12 साल पहले जो इसने अंग्रेजी अनुवाद किया है रामकृष्ण कथामृत का ही, उसी से हमने रेफरेंस देकर लिखा है, ऐसा जॉफरी जे कृपाल ने दावा किया। तो ये सब अलग अलग पक्ष समाज में चल रहे हैं रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व से जुड़े हुए, जो कि हमने आपके समक्ष स्पष्ट कर दिया है। तो अब हम बताया क्यों रहे थे ये सब विषय, क्योंकि विवेकानंद का महिलाओं के प्रति जो विचार था या जिस प्रकार के पत्रावलियां प्राप्त होती हैं उसमें जो बातें हैं उसको आप समझें, क्योंकि गोरे शरीर के प्रति रामकृष्ण परमहंस की भी होमो इरोटिक भावनाएं अभिव्यक्त होती थी, ऐसा बहुत से लेखकों और शोधकारों ने विवादित रूप से ही सही लेकिन दावा किया है। अब विवेकानंद के विषय में जो नरसिंह प्रसाद सिल का हम रिसर्च आपको दिखा रहे हैं, वहां पर ये क्या लिख रहा है और कहां से रेफरेंस देकर लिख रहा है, इस पर हम बता रहे थे। उसने एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी को विवेकानंद ने स्पष्ट कहा था कि ये स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी है,
2 बार उसने कॉशन किया था उस लेटर में। क्या कहता है, हैविंग ड्यूली कॉशन्ड हिम टू ट्रीट द लेटर एज स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। और इस चिट्ठी का वर्णन कहाँ है, तो प्रोफेटिक मिशन वॉल्यूम 1 पेज नंबर 445 एंड 446। विवेकानंदाज ऑब्जर्वेशंस रिपोर्टेड इन द डेट्रॉइट ट्रिब्यून अप्रैल 1 1894। यहां से हम आपको बता रहे हैं। और कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद में भी इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। ही वुड reiterate his position in regards to the Hindu women 3 years later by claiming in his fantastic essay The East and the West that all of the nations of the world the Hindus are the handsome, most and finest in features। उससे पहले इसने क्या कहा था, जो उस पत्र में लिखा गया कि the American women are very beautiful and by contrast even the prettiest women of our country will look like a black owl there। कि अमेरिकी महिलाएं चमड़ी के रंग में सबसे अधिक ब्यूटीफुल हैं, प्रीटी हैं, और हमारे देश की सबसे सुंदर स्त्री को भी अगर अमेरिकी मेम साहब के सामने खड़ा कर दिया जाए तो भारतीय महिला कैसी दिखेगी, एक काले उल्लू के समान दिखेगी अमेरिकी गोरी चमड़ी के सामने। अच्छा, हो सकता है यहां पर तथ्यात्मक बात हो रही हो सकता है विवेकानंद ने जो कहा उसके पीछे एक फैक्ट को प्रदर्शित करना हो, हालांकि ये फैक्ट है नहीं, फिर भी विवेकानंद के नजरिए से हो सकता है फैक्चुअल स्टेटमेंट रहा हो। तो इसकी हम आगे पोल खोलते हैं। क्या लिखते हैं ये लोग, The young ascetic was so carried away by the beauty of the American woman that he did not even bother to contradict his observation on the beauty of the Hindu woman made only a few months earlier, that to see a Hindu girl is to pause and marvel that God could make anything so exquisite। क्या कहता है विवेकानंद, 3-4 महीना पहले ही विवेकानंद ने एक बयान दिया था हिंदू महिलाओं के रूप में कि अगर तुम्हें किसी हिंदू महिला को देख लो तो मन करता है खड़ा होकर बस देखता रहूं और तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये विवेकानंद ने कहा। तो भैया तुम तो सन्यासी हो, माद्यते प्रमदाम दृष्ट्वा, तुम सन्यासी थे इसलिए तो कहा कि भंगी का चिलम क्या, अपन सन्यासी अपन माल फूंकेगा। लेकिन अभी तुम कह रहे हो कि अरे कोई हिंदू महिला को देख तो लो एक बार, ऐसा लगे क्या फुर्सत से ईश्वर ने इसको बनाया, क्या रचना बनाई है ईश्वर ने। तुम रुक कर उसको देखने के लिए, उसको घूरने के लिए बस हो जाओगे। ये मानसिकता थी विवेकानंद की। लेकिन जब अमेरिकी मेम साहब ने इसको दिखाया करे नहीं बात तो ऐसी भी होती है इधर, तो अमेरिकी मेम साहब के सामने जाकर इसने क्या कहा, करे हिंदू महिला क्या, भारतीय महिला क्या सुंदर, अरे उसकी सबसे सुंदर महिला को उठाकर भी तुम्हारे सामने रख देवे तो काली उल्लू लगेगी, तुम्हारी चमड़ी की आ गई। तो ये विवेकानंद के रिमार्क्स जो हैं वो वही थे कि सामने कोई सुंदर महिला दिख जावे तो उसको सीधे उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा सिद्ध कर दो। ये विवेकानंद के विचार हमने तुमको स्पष्ट रेफरेंस के साथ बता दिए कि कहाँ वर्णन है। फिर हम आगे बताते हैं, इसका और भी आपको मिलेगा वर्णन, जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद वॉल्यूम 7 है उसमें भी ये सब मिल जाएगा। जब 5 सितंबर 1894 को विवेकानंद ने मनमथ नाथ भट्टाचार्य को लिखा था पत्र, और पत्रावली में बंगाली संस्करण भी छपा हुआ है इसका, और जो इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी हम आपको बता चुके हैं। प्रोफेटिक मिशन इत्यादि में भी ये सब बातें वर्णित हैं। वेद कहते हैं संन्यासोपनिषद में कि सन्यासी को तो स्त्रियों के प्रति दृष्टिपात भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि 2 चीज से बड़ा तगड़ा नशा होता है, एक शराब पीने से और एक स्त्रियों की सुंदरता का अवलोकन करने से। इसलिए माद्यते प्रमदाम दृष्ट्वा सुराम पीत्वा च माद्यति, सन्यासी को दोनों चीजों से, प्रमदा दर्शन से और सुरापान से दूर रहने का अनुशासन वेद देते हैं। लेकिन गांजा फूक के, मटन खा के, क्या गजब बनाया ईश्वर ने तुम्हें, ऐसा कह के हिंदू महिलाओं को घूरने वाला व्यक्ति अमेरिका जाते ही पलट जाता है और कहता करे सबसे खूबसूरत भारतीय महिला को भी अमेरिकी मेम साहब गोरी मेम के सामने खड़ा कर दें तो इनकी गोरेपन के आगे तो वो काली उल्लू लगेगी, काला उल्लू के समान वो प्रतीत होगी। अब इतना ही नहीं, जो विवेकानंद पत्रावली है उसमें 1894 ईस्वी में विवेकानंद का एक पत्र संकलित किया गया है। उसमें कई संख्याएं, किसी एडिशन में लेटर नंबर 33 में भी इसका वर्णन किया गया है। जब राजा अजीत सिंह जो खेतड़ी के राजा थे उनको चिट्ठी लिखी थी विवेकानंद ने, तो इसमें क्या वर्णन है, The Swami's gratitude for the American woman was the outcome of his deep indebtedness to their generosity. Deep down at heart, he had been aware of the magnitude of love, kindness, respect, and material and moral assistance provided by them. He was quite candid in his acknowledgement in this regard to his letter to his Indian patron and disciple, Raja Ajit Singh of Khetri. क्या लिखता है, American woman, फिर एक्सक्लेमेटरी है, American woman, 100 lives would not be sufficient to pay my deep debt of gratitude to you. I have not words enough to express the depth of oriental gratitude. If the Indian oceans were an
inkstand, the highest mountain of the Himalayas, the pen, the earth, the scroll and time itself, the writer, still it will not express my gratitude to you. हिंदी में बात समझा देता हूं। अमेरिकी महिलाओं के प्रति अपने औदार्य को व्यक्त करते हुए राजा खेतड़ी जो हैं, खेतड़ी के महाराज शासक अजीत सिंह, उनको एक चिट्ठी लिखी थी 1894 में। किसने? विवेकानंद ने। कि अमेरिका की महिलाओं ने हमसे जो उदारता का, सम्मान का, प्रेम का, स्नेह का, सहयोग का व्यवहार किया है, भावनात्मक रूप से भी और सामग्री अकोमोडेशन से भी, हम उनका कर्जा कभी नहीं उतार सकते। अमेरिकी महिलाओं का कर्ज तो हम 100 साल में भी नहीं, 100 जन्मों में नहीं उतार सकते। अगर पूरे हिंद महासागर को हम स्याही में बदल दें, पूरा हिंद महासागर ही दवात बन जाए, स्याही में बदल दें, देखना इसके कवि कुशलता को देखना, विवेकानंद के कल्पना शक्ति का तुम आनंद लो। ये लिखता है, इफ द इंडियन ओशन वेयर इन इनकस्टैंड, द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द हिमालयाज, द पेन, द अर्थ, द स्क्रॉल एंड टाइम इटसेल्फ द राइटर, स्टिल इट विल नॉट एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू यू अमेरिकन वुमेन्स। अगर पूरे हिंद महासागर को हम स्याही में बदल दें, अगर हिमालय पर्वत को मतलब हिमालय पर्वत जितना विस्तृत है उससे बने स्याही को हम हिंद महासागर जितने बड़े पात्र में रख दें, ये अर्थ है उसका। मतलब हिमालय पर्वत से स्याही बना लें, उतना स्याही का ढेर हो, उतना काजल का ढेर हो जिससे हम स्याही बना लें, और फिर हिंद महासागर जितने बड़े दवात में रख दें और पृथ्वी को ही कागज बना दें। साथ ही साथ यहाँ पर तो द पेन लिखा है, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ हिमालयाज, ये भी एक भाव यहाँ दिख रहा था कि हिमालय जितनी बड़ी मेरी कलम हो और हिंद महासागर जितना बड़ा दवात, जितनी बड़ी दवात हो और पृथ्वी जितना बड़ा पेपर हो और लिखने वाला स्वयं समय हो, तब भी हे अमेरिकी महिलाओं, हम तुम्हारे किए उपकार का बदला नहीं चुका सकते। अब सोचो कितनी सुंदर बात कही, लेकिन ये बात भी चुराई हुई है। असित गिरि समं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानामीश पारन्न याति। पुष्पदंताचार्य जी शिव महिम्न स्तोत्र में भगवान महादेव के लिए बात कहे हैं। असित गिरि समं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, जो कज्जल है वो पर्वत के समान हो जावे और सिंधु रूपी पात्र में रख दिया जावे। सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, और कल्प वृक्ष की शाखाएं कलम बन जावे और पूरी पृथ्वी पत्र बन जावे। और ऐसे अनंत तुल्य संसाधनों से अनंत सामर्थ्यशालिनी भगवती सरस्वती अगर बैठकर आपके गुणों का कीर्तन करना चाहें, आपके सद्गुणों का वर्णन करना चाहें, तो भी ये महादेव जी आपके गुणों का वर्णन करके समाप्त नहीं किया जा सकता। ये हमारे यहाँ का शिव महिम्न स्तोत्र का श्लोक है और ये विवेकानंद वहां से सारे के सारे दिव्य भाव उठाकर कहा छाप दिया, हे अमेरिकी महिलाओं, हम इस प्रकार के दिव्य संसाधनों से युक्त होकर भी तुम्हारे उपकार का बदला नहीं चुका सकते, तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकते। मतलब इतना अनंत गुण तुम्हारे अंदर भरा हुआ। इन वृक्ष कन्याओं की चापलूसी में विवेकानंद ने शिव महिम्न स्तोत्र का श्लोक उठाकर चेप दिया और ऐसा भाव व्यक्त करके खेतड़ी के राजा को चिट्ठी भी लिख दी। समझ रहे हो विवेकानंद का लेवल? यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी एप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.